हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना बताए थे, जिसमें हमने आप लोगों को तुल्यता संबंध सिद्ध करना बताया। और हमने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी आप लोगों को तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हमें सतुल्य संबंध सिद्ध करना होता है, सममित संबंध सिद्ध करना होता है और संक्रामक संबंध सिद्ध करना होता है। जब ये तीनों संबंध आपके सिद्ध हो जाते हैं तब वो संबंध एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के 5 नंबर से आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपने इस पूरी क्लास को देख लिया तो आप लोगों के अंदर से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक का डर जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगर आप इसके पहली क्लासों को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन क्लासों को जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां है, ठीक है, देखिए दिया है कि यदि ए, ठीक है, XY तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है, तथा समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R = L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2, ठीक है, यानी L1 रेखा जो है वह L2 के समांतर है और ये दोनों रेखाएं समुच्चय ए में बिलोंग करती हैं, जहां समुच्चय ए क्या है, XY तल में उपस्थित रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि तो सिद्ध कीजिए कि जो संबंध R है वह समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या सिद्ध करते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, एक एक संबंध को एकदम डिटेल से आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नंबर 1 डालोगे, लिखोगे स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका कोई क्रमित युग्म A, B है, ठीक है, तो A से रिलेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्रमित युग्म हमारा L1, L2 है, तो यहाँ पर जो आपका स्वतुल्य संबंध में क्रमित युग्म बनेगा वो बनेगा L1, L1 बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। फॉर ऑल जो L1 है वो बिलोंग करना चाहिए दिए गए सेट A में, जहाँ सेट A जो है वो क्या है, XY तल में उपस्थित रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, तो L1 से रिलेट होनी चाहिए, अर्थात L1, L1 क्रमित युग्म में बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, ये स्वतुल्य संबंध कहता है। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा आप लोगों को स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन से। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि L1, L1 अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। ठीक है, तो जरा एक बार आप सोचिए कि जब L1, L2 क्रमित युग्म में बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन R में, तो हमारा जो संबंध है वो है L1 समांतर L2। अब L2 के स्थान पर भी L1 क्रमित युग्म हो गया और बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में, ऐसा हमने माना है। तो जो हमारा रिलेशन यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, L1 पैरेलल L1। ठीक है, L2 के स्थान पर L1 हो गया बस। अब आपको जो ये न्यू कंडीशन क्रिएट हुई है वो देखना है कि सत्य है या असत्य है। अगर ये न्यू कंडीशन जो हमें क्रिएट हुई है यदि ये सत्य है तब ये संबंध आपका स्वतुल्य संबंध कहा जाएगा। अब जरा सोचिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है ना, तो L1 L1 के समांतर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो कि सत्य है, क्या है, जो कि सत्य है। ठीक है, इसलिए जो R यानी जो रिलेशन है वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से हम नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे सममित संबंध। कौन सा संबंध, सममित संबंध। अब सममित संबंध के लिए हमने आप लोगों को क्या डिफिनीशन पार्ट बताया है, सममित संबंध के लिए डिफिनीशन पार्ट ये बताया है कि अगर एक क्रमित युग्म A, B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो उसी का उल्टा B, A भी क्रमित युग्म में बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर हम ऐसी कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो वह संबंध हमारा सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो क्रमित युग्म हमारा L1, L2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि L1, L2 क्रमित युग्म में बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन R में, दिस इम्प्लाइज L2, L1 क्रमित युग्म में बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, इसी का उल्टा। ठीक है, तब जाके ये सममित संबंध होगा। ठीक है, अब यहाँ पर L1, L2 क्या है, फॉर ऑल यहाँ पर लिख लेना, पूरी बात लिख लेना कि L1, L2 जो है वो बिलोंग करते हैं दिए गए सेट A में, जहाँ सेट A जो A है वो XY तल में उपस्थित रेखाओं का समुच्चय है।
ठीक है। अब इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान कर चलेंगे, जो कंडीशन होती है उसको मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि L1 कामा L2 क्रमिक युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हमारा संबंध डिफाइन है कि L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर L2। तो क्या अब अगर हम इसको ये लिख दें कि L2 समांतर L1, तो क्या कोई दिक्कत है? देखिए हमें यहाँ पर L1 कामा L2 विलांग करता था दिए गए रिलेशन में, तो ये कंडीशन क्रिएट थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रमिक युग्म में बिलोंग कराना है L2 कामा L1 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। और जब L2 कामा L1 बिलोंग कराना है दिए गए रिलेशन में, तो इस संबंध को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब L1 L2 के समांतर, तो L1 कामा L2 क्रमिक युग्म बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। यदि यहाँ पर इसको हम या करके लिखें, क्या लिखें भाई जरा देखिए, इसको मैं ले सकता हूँ कि L2 समांतर L1, क्या दूसरी रेखा पहली रेखा के समांतर होगी? बिल्कुल होगी, चाहे आप लिखिए L1 समांतर L2 या L2 समांतर L1, ठीक। और जैसे ही आप L2 समांतर L1 लिख दोगे, तो जो आपका क्रमिक युग्म होगा L2 कामा L1 वो विलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन R में। और जैसे ही ये कंडीशन आपकी प्रूव होती है, तो यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। लिख सकते हो अतः जो R है वो क्या है, सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है, ठीक है। दूसरा रिलेशन भी आपका प्रूव हो गया। अब इसी क्रम में आप क्या लिखोगे, नंबर 3 संक्रामक संबंध। क्या लिखोगे, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की कंडीशन हमने आप लोगों को भी बताई थी। हमने ये कहा था कि अगर एक क्रमिक युग्म A कामा B विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, और B कामा C विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तब A कामा C क्रमिक युग्म विलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ऐसी कंडीशन आपकी जो है प्रूव हो रही है, तो वह संबंध आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब संक्रामक संबंध कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि, पहले इसका डेफिनेशन पार्ट लिखेंगे। अब L1 L2 है यहाँ पर क्रमिक युग्म, तो लिखेंगे कि यदि L1 कामा L2 विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, और L2 कामा L3 विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तब L1 कामा L3 विलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ये कंडीशन आपकी थी। अगर इस कंडीशन को हम प्रूव कर देते हैं, तो यह संबंध हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, हम मान कर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना L1 कामा L2, ठीक है, विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। तो हमारा रिलेशन दिया है कि L1 पैरेलल L2 है, ठीक है। और इसी क्रम में अगर L2 कामा L3 विलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो जो हमारा न्यू संबंध क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा L2 पैरेलल L3। इसी दिए गए रिलेशन के अनुसार होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हो कि जब क्रमिक युग्म में L1 कामा L2 विलोंग करता था दिए गए रिलेशन में, तो L1 पैरेलल L2 थी। और जब L2 कामा L3 विलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो L2 पैरेलल L3 होगी। तो क्या हम इस रिलेशन से, ठीक है, और इस रिलेशन से एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि L1 पैरेलल हो जाए L3 के, ठीक है। जरा सोचिए कि अगर L1 पैरेलल L2 है, तो L1 कामा L2 क्रमिक युग्म में बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, और L2 कामा L3 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो L2 पैरेलल L3। अगर हम L1 पैरेलल L3 कर दें, तो L1 कामा L3 जो आपका क्रमिक युग्म होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। और अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है, तब आपका यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें यहाँ पर, तो L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो L1 पैरेलल होगी वो किसके होगी, L3 के, क्योंकि L1 L2 के और L2 L3 के। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि L1 जो होगी वो L3 के पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। और जैसे ही आपका ये आउटपुट प्राप्त होगा, यानी ये कंडीशन आपकी प्रूव होगी, वैसे ही आपका जो क्रमिक युग्म में L1 कामा L3 है वो विलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन R में, ठीक है। और जैसे ही ये L1 कामा L3 क्रमिक युग्म में विलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, वैसे ही यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा।
ठीक है। और इस प्रकार हमने क्या किया, हमने तीनों संबंध प्रूव कर दिए। तो यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, कहने का मतलब तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इधर रफ करते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि L1, L3 कृमित युग्म जो है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए R जो होगा वो क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा, या आप कह सकते हो कि है। ठीक, तीनों संबंध आपके हो गए प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि R स्वतुल्य है, क्या है, R स्वतुल्य है, यानी दिया गया रिलेशन जो है वो हमने स्वतुल्य प्रूफ किया है। R सममित है, क्या है, सममित है। R संक्रमक है। इस प्रकार दिया गया संबंध क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। देखिए, जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे, ठीक है, तब तक आपको इसके पूरे नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए आप इस पूरी लैंग्वेज को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और हमें भरोसा है कि आप लोगों को लैंग्वेज लिखना आ गया होगा यदि आप हमारे इसके पहले की वीडियो देखें, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही लैंग्वेज लिखाया है, लैंग्वेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार। अब हमारा इसी क्रम में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर पदभार से संबंध R जहां A, B कृमित युग्म रिलेट है C, D कृमित युग्म से, तो कंडीशन दी है कि AD = BC। ठीक है, एक तुल्यता संबंध है, यही आपका रिलेशन है। दो कृमित युग्म दिए गए हैं, यहाँ पर आपके जो अवयव होते थे उनको कृमित युग्म में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जरा, अगर इस रिलेशन को देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा प्रारूप चेंज किया है, इसको लिख सकते हैं R = आप एक बड़ा सा ब्रेकेट लगाइए, इसके अंदर मंझला ब्रेकेट लगाइए और इसके अंतर्गत A, B कृमित युग्म, ये आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसको कृमित युग्म बनाया गया है। उसके बाद कामा लगाइए, फिर दूसरा जो अवयव है वो भी आपका एक कृमित युग्म के रूप में है C, D। ठीक है, फिर आप मंझला ब्रेकेट लगाइए और उसके बाद सच दैट लगाइए। ठीक है, या आप सच दैट ना लगाकर ऐसे दिस एम्प्लाइज भी लगा सकते हो। दिस एम्प्लाइज रिलेशन दिया है AD = BC। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन दिया है। अब इस तरह लिखने से आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको सोचना ये कि अभी तक क्या होता था, अभी तक हमें एक कृमित युग्म दिया होता था और उसके अंतर्गत क्या होता था, अवयव होता था ना। अब यहाँ पर जो n क्रॉस n है, n क्रॉस n का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको ये मान के चलना कि ये हमारा अवयव A है, ये B है। जब A, B कृमित युग्म बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन तो हमें कंडीशन क्या दी है, देखिए जरा ध्यान से, AD मतलब A का D से मल्टीप्लाई और B का C से, ये संबंध दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करते हैं, यानी स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या करते थे, जरा ध्यान से सोचने का प्रयास कीजिए कि जब कृमित युग्म में A, B दिया होता था, बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में, ठीक है, तो A से रिलेट होता था ना। वैसे यहाँ पर कृमित युग्म A, B और C, D बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो यहाँ पर हम देखें तो A के स्थान पर हमारा कृमित युग्म है और B के स्थान पर हमारा कृमित युग्म है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए A से रिलेट होता था, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, एक मंझला ब्रेकेट लगाएंगे, लिखेंगे A, B कृमित युग्म रिलेट होना चाहिए A, B से। ठीक है, और ये कृमित युग्म बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन R में। फॉर ऑल A, B बिलोंग करना चाहिए n क्रॉस n में। लिख सकते हो फॉर ऑल A, B जो अवयव है, अभी क्या होता था, अभी जैसे A, B अवयव दिया होता था दिए गए रिलेशन में, तो स्वतुल्य संबंध में लिखते थे कि A, बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, यही तो लिखते थे। अब यहाँ पर अवयव नहीं, यहाँ पर कृमित युग्म दिया है और उसके बाद लिखते थे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, दो सेट दिया होता था, तो सेट यहाँ पर n दिया है। अब यहाँ पर सेट दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर सेट दिया है n क्रॉस n। ठीक है, तो n क्रॉस n लिख लेंगे। आई बात समझ में। इतना करने के पश्चात
अब आपका यहाँ पर जो कंडीशन दिया उसको आप क्या करते हो, लेट करते हो यानी मानते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन आर में। अब इस दिए गए कंडीशन के अनुसार ए का मल्टीप्लाई डी से था, तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, बी से, तो ये आपका हो गया ए बी, ठीक है। और उसके बाद बी का मल्टीप्लाई सी से था, तो यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ए से, तो इक्वल टू हो जाएगा बी ए। अब आपको यहाँ पर जो न्यू कंडीशन क्रिएट हुई है, ठीक है, यानी जो न्यू आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है वो देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, यानी सत्य है या असत्य। अगर ये आउटपुट हमारा असत्य हो गया तो यह संबंध हमारा सत्तुल्य संबंध नहीं कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखें जरा, तो क्या ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। चाहे जैसे यहाँ पर एन क्या था, नेचुरल नंबर था, 2 को गुणा 3 से करेंगे तब भी 6 आएगा, ये 3 का गुणा 2 से करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक। तो इस कहने का मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू बी ए क्या है, सत्य है। यहाँ पर लिखोगे जो कि क्या है, सत्य है, सत्य है। इसलिए जो आर होगा वो क्या होगा, सतुल्य होगा। आर क्या है, सतुल्य है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम सममित संबंध प्रूव करेंगे। लिखेंगे नंबर 2 सममित संबंध। क्या लिखेंगे, सममित संबंध। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध का क्या कहना है, सममित संबंध की डिफिनेशन ये कहती है कि अगर एक क्रमित युग्म ए कामा बी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, दिस एम्प्लाइज, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। लेकिन आपको यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि ए कामा बी अवयव के रूप में यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया है, आपको पूरा क्रमित युग्म दिया है। एक क्रमित युग्म ये दिया है, एक क्रमित युग्म ये दिया है, ठीक है। तो आपको इसको बी मान के चलना है, इसको ए मान के चलना है, ठीक है। तो थोड़ा हमने माना था, आप यहाँ पर लिखना नहीं थोड़ा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि अगर आपका ए कामा बी, आप एक मंजिला कोष्ठक लगाओगे, ये ए हो गया क्रमित युग्म, और उसके बाद सी कामा डी, ठीक है, वो बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। दिस एम्प्लाइज, क्या लिखोगे, दिस एम्प्लाइज कि मंजिला ब्रैकेट के अंदर सी कामा डी क्रमित युग्म कामा ए कामा बी क्रमित युग्म बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। ए कामा बी अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर इस कंडीशन को यहाँ पर हम प्रूव कर देते हैं तो यह संबंध हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो सिमेट्रिक संबंध प्रूव तो करना ही होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान कर चलेंगे। जो हमारी कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, मान कर चलते हैं। मान कर चलेंगे कि जो आपका ए कामा बी कामा सी कामा डी क्रमित में बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। तो हमारी जो कंडीशन थी, यानी जो रिलेशन था वो था आपका क्या था, ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ए का मल्टीप्लाई डी से और बी का मल्टीप्लाई सी से, ये था ना। अब जरा सोचिए यहाँ पर, अगर आपका सी कामा डी, ठीक है, और कामा ए कामा बी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन क्या बनेगी, सी का मल्टीप्लाई बी से होगा यानी सी बी हो जाएगा, इक्वल टू डी का मल्टीप्लाई ए से होगा यानी डी ए हो जाएगा। यानी अगर ये कंडीशन हमें मिल जाए तो यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन की स्थिति में जो ये क्रमित युग्म होगा सी कामा डी कामा ए कामा बी क्रमित युग्म, वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। हमें वही दिखाना। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर देखें तो हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी बी इक्वल टू डी ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए हमने इस पक्ष को इधर लिख लिया, इस पक्ष को इधर लिख दिया और इनके अवयव ट्रांसफर कर दिए। ये बीसी था, इसको सीबी लिख दिया, ये एडी था, इसको डीओ लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। और जब ये रिलेशन हमें क्रिएट हो गया तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रमित युग्म हमारा सी कामा डी और ए कामा बी है वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। और जैसे ही ये क्रमित युग्म बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। आर हमारा सममित संबंध है, ठीक। इस प्रकार हमने इसको क्या कर दिया, सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम संक्रमक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करेंगे, ठीक। बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा रफ करें, इसको आप यहाँ पर। अब इसी क्रम में क्या करेंगे, इस दिए गए रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करेंगे। देखिए इधर नंबर 3 संक्रमक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध की कंडीशन क्या थी, ये भी आप जानते हो
कि यदि ए कामा बी कृमित युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में और बी कामा सी कृमित युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तब हमें ए कामा सी कृमित युग्म विलांग करना था किसमें, दिए गए रिलेशन आर में। ठीक है, अगर इस कंडीशन को हम प्रूव कर देते हैं तो यह संबंध हमारा संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो चला देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर देखें तो कृमित युग्म हमारा दिया है क्या, सी कामा डी और ए कामा बी। ठीक है, ये आप रिलेशन याद रखना है, इसको थोड़ा यहाँ पर रफ कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे कि यदि, और मंझला कोष्ठक लगाओगे कि ए कामा बी कृमित युग्म और सी कामा डी कृमित युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में। ठीक है, और उसके बाद सी, यही से स्टार्ट होना चाहिए, सी कामा डी कामा ई कामा एफ कृमित युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में। ठीक है, तब आपको क्या करना था, यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव करनी थी, तब कृमित युग्म जो ए कामा बी है और ई कामा एफ है वो भी विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ऐसी कंडीशन को हम प्रूव कर देते हैं तो यह संबंध हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, संक्रमक संबंध, तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर मान कर चलते हैं कि मान लिया कि ए कामा बी और सी कामा डी कृमित युग्म विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हमारा जो रिलेशन है वो है ए डी इक्वल टू बी सी। ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार थोड़ा हम इधर रफ कर दें, और दूसरा जो सी कामा डी ई कामा एफ कृमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, बहुत गौर से देखना यहाँ पर। जब आपका ए कामा बी और सी कामा डी कृमित में विलांग करता था दिए गए रिलेशन में, तो ए का मल्टीप्लाई डी से हुआ और बी का मल्टीप्लाई सी से हुआ ना। और इसी प्रकार अब जरा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जब ये कृमित युग्म विलांग करा दिए गए रिलेशन में, तो ए डी इक्वल टू बी सी आया। ठीक है, अब अगर कृमित युग्म सी कामा डी, ठीक है, कृमित युग्म सी कामा डी और ई कामा एफ विलांग कर गया दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन क्या क्रिएट होगी, ए का मल्टीप्लाई डी से हुआ था तो सी का मल्टीप्लाई यहाँ किससे हो जाएगा, एफ से, तो हो जाएगा सी एफ इक्वल टू डी का मल्टीप्लाई किससे होगा, ई से, तो डी ई। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुई। इन दो इक्वेशंस को लेकर हमें कौन सा रिलेशन प्रूव करना है, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए, तब हमें विलांग करना चाहिए ए कामा बी कृमित युग्म और ई कामा एफ कृमित युग्म विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ये कृमित युग्म विलांग करेंगे दिए गए रिलेशन में, तो ए का मल्टीप्लाई एफ से हो जाएगा यानी ए एफ इक्वल टू, और बी का मल्टीप्लाई ई से हो जाएगा यानी बी ई हो जाएगा। ये रिलेशन अगर हमें क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये कृमित युग्म विलांग कर जाएंगे दिए गए रिलेशन में, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब ये कृमित युग्म विलांग कर रहे थे दिए गए रिलेशन में तो ये कंडीशन क्रिएट हुई, और ये कृमित युग्म आपके विलांग कर रहे थे दिए गए रिलेशन आर में तो ये कंडीशन क्रिएट हुई। तो अगर ये कंडीशन क्रिएट हो गई तो ये कृमित युग्म विलांग कर जाएंगे दिए गए रिलेशन आर में। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा इसको हम पास लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जिससे हमें भूलने का डर ना बना रहे। ठीक, तो इस समीकरण को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, लिख सकते हैं ना, बी बटे में लेकर चले गए, डी इधर बटे में लेकर चले गए। इसको आप मान लीजिए समीकरण एक, और इसको अगर देखें यहाँ से तो इसको थोड़ा और लिख सकते हैं सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ, इसको मान ले समीकरण दो। हमने क्या किया, सी के बटे में डी ले आया, एफ ई के बटे में लेकर चले गए। अब देखिए अगर समीकरण एक से, तो ए अपान बी बराबर सी अपान डी और सी अपान डी बराबर ई अपान एफ। तो यहाँ पर अगर लिखें समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से ए अपान बी किसके बराबर हो जाएगा, ई अपान एफ के, तो लिखेंगे ए अपान बी बराबर हो जाएगा ई अपान एफ के। और इसका जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए एफ इक्वल टू बी ई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमने क्या कहा था, अगर जैसे ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है तो कृमित युग्म, ठीक है, कृमित युग्म आपका कौन सा हो जाएगा, ए कामा बी और कामा ई कामा एफ, वो विलांग कर जाएगा दिए गए रिलेशन आर में। ठीक है, तो और जैसे ही ये कंडीशन प्रूफ हो गई, बस समझ लीजिए कि आपका जो संबंध आर है वो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या लिखोगे, इसलिए आर क्या है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। क्योंकि संक्रमक संबंध में हमें यही दिखाना होता है कि अगर कोई कृमित युग्म ए कामा बी, ठीक है, विलांग करता है दिए गए रिलेशन में और बी कामा सी विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हमें प्रूव करना होता है कि ए कामा सी कृमित युग्म विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, जो कि हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो हमारा तब वाला कृमित युग्म था वो विलांग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। आई बात समझ में, तो ये संक्रमक संबंध हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो, इस प्रकार
दिया गया संबंध, संबंध का मतलब आर, एक तुल्यता संबंध हो गया। क्या होगा? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको एकदम केयरफुली जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी इसको बोल सकते हो और आपको इस क्वेश्चन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके 2011, 12, 14, 15 में पूछा गया है। हो सकता है 2021 में पूछ ले जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, हम हट जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है, यदि ए एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, ए क्या है? एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, तब इसमें संबंध आर, ठीक है, दिया हुआ है L1, L2 क्रमिक सच दैट L1 लंब है L2 पर, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो दिखाइए कि आर सममित है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है, यानी जो संबंध है वह हमारा सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक। देख कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर? स्वतुल्य संबंध। क्या लिखोगे? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध के लिए सभी लोग जानते हो, यहाँ पर L1 L2 पर लंब है, तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? L1 L1 से रिलेट होनी चाहिए ना। तो L1 L1 से रिलेट होने का मतलब क्या है? रिलेशन तो दिया L1 L2 पर लंब है, तो L1 L1 पर अगर लंब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? चूंकि कोई भी सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, ठीक है, लंब नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पहली रेखा L1 होगी वो L1 से रिलेट होगी या L1, L1 कृमितियुग्म विलांग करेगा दिए गए रिलेशन में। तो L1, L1 कृमितियुग्म नहीं विलांग कर सकता दिए गए रिलेशन में, क्योंकि पहली रेखा अपने पर लंब नहीं हो सकती, या कोई भी सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू दिए गए रिलेशन R में। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। क्या है? R स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम दूसरे संबंध पर आएंगे, सममित संबंध पर। सममित संबंध पर, अब सममित संबंध की डिफिनेशन क्या कहती है कि यदि A, B विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, ठीक है, तो B, A कृमितियुग्म में विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि यदि L1, L2 कृमितियुग्म में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, यानी L1 L2 पर लंब है, तब दिस इंप्लाइज L2, L1 कृमितियुग्म में विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। फॉर ऑल L1, L2 विलांग करना चाहिए दिए गए सेट A में। ठीक है, सेट A में जो आपको सेट दिया है, सेट कह रहा था कि एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान समझिए, L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब होनी चाहिए। जरा ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई रेखा इस रेखा पर मान लीजिए लंब, ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2, L1 L2 पर लंब है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम थोड़ा सा चित्र उल्टा करें, ठीक है, तो ये रेखा इस पर लंब हो जाएगी। कोई भी सरल रेखा यदि किसी दूसरी रेखा पर लंब हो तो दूसरी रेखा जो होती है वो पहली रेखा पर लंब होती है। क्या लिखोगे यहाँ पर? लिखोगे कोई भी सरल रेखा एक दूसरी रेखा पर लंब हो तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, पहली रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये हमें पता है। और जब एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होगी, यानी L1 L2 पर लंब होगी, ठीक है, L1 लंब L2, ठीक है, तो क्रमितियुग्म L1, L2 बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 लंब है L1 पर, तो इसका मतलब ये है कि जो L2, L1 क्रमितियुग्म होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए
रिलेशन में। और जब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी सत्य हो जाएगी या प्रूव हो जाएगी, तो यह संबंध आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। इसलिए आर सममित संबंध है। अब लेकिन जरा गौर से यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यह संक्रामक संबंध क्यों नहीं है। ठीक है, यह संक्रामक संबंध क्यों नहीं है, तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई सरल रेखा, एक सरल रेखा L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, ठीक है, एक सरल रेखा L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि L1 L3 पर लंब होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि अगर एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर लंब है और दूसरी तीसरी पर लंब है, तो पहली तीसरी पर लंब हो, ये कोई जरूरी नहीं। और जब ये कोई जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि L1 कामा L2 क्रमिति में अगर विलांग करता है दिए गए रिलेशन में और L2 कामा L3 क्रमिति में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तब कंडीशन हमें क्या सिद्ध करनी होती है संक्रामक कि L1 कामा L3 भी विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तब L1 कामा L3 कोई जरूरी नहीं है कि विलांग करेगा दिए गए रिलेशन में, कहने का मतलब L1 L3 के पर लंब होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह संबंध हमारा क्या होगा, यह संबंध हमारा एक संक्रामक संबंध नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और संक्रामक संबंध आप लिख सकते हो, उसको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अब इसी क्रम में हमारा इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध R = A, B क्रमित युग्म सच दैट A² + B² = 1। ठीक है, दिखाइए कि R सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन है, परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक, तो चलिए जरा देखते हैं ये स्वतुल्य है और संक्रामक क्यों नहीं है और सममित है तो ये क्यों है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन पार्ट से A, विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल A विलांग करना चाहिए दिए गए सेट A में। सेट क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं तो आप सभी लोग जानते हो, हमने बताया भी है इसके पहले भी क्लास में आप लोगों को, हमने वास्तविक संख्याओं का सेट लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 1 में ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देना, A, विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। A, विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान कर चलेंगे कि माना A, क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में। अगर A, क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हमारा संबंध क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। जब A, B क्रमित में विलांग करता था दिए गए रिलेशन में, तो A² + B² = 1 था। तो A, विलांग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो हमारा संबंध जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा A² + A² = 1, अर्थात ये आपका हो जाएगा 2A² = 1। तो जो न्यू आउटपुट हमें ये प्राप्त हुआ है, हमें देखना है कि जो ये आउटपुट प्राप्त हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स, ये सत्य है या असत्य। अगर ये सत्य है तो ये स्वतुल्य है, अगर ये असत्य है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, A क्या है यहाँ पर, A जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप A के स्थान पर -1 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या वास्तविक ले लीजिए और A के स्थान पर रखकर देख लीजिए। जैसे मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2 × -1 का स्क्वायर = 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का पूरा 2 से करोगे 2 = 1। क्या 2 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी रख के देख लीजिए, आप 0.2 के स्थान पर रख के देख लीजिए, 2/3 रख के देख लीजिए, जो कि वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे जो कि क्या है, सत्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई बात समझ में। ठीक, अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरा संबंध प्रूव करना है, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध की डिफिनेशन पार्ट ये कहती है कि अगर कोई क्रमित में A, B विलांग करता है दिए गए रिलेशन R में, ठीक है, दिस इम्प्लाइज B, A क्रमित में विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल A, B विलांग करना चाहिए दिए गए सेट में। सेट यहाँ क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए,
सममित संबंध में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानकर चलेंगे कि माना ए कामा बी क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको अगर हमें क्या करना है, अगर बी कामा ए क्रमित में विलांग दिखाना है कि रिलेशन में विलांग करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके अवयवों को आपस में चेंज कर देंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखिए, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखिए। और जैसे ही आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखोगे, वैसे ही कृमित में वी कामा ए आपका विलांग कर जाएगा दिए गए रिलेशन आर में। और जैसे ही ये कंडीशन आपकी प्रूव होती है, तो यह संबंध आर क्या हो जाएगा, इसलिए आर एक कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। क्या होगा, सममित संबंध है। ठीक है, इस प्रकार आपका आर क्या हो गया, एक सममित संबंध हो गया। अब ये संक्रामक क्यों नहीं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो चलिए अब संक्रामक संबंध भी जान लेते हैं क्यों नहीं है। लिखेंगे नंबर 3, संक्रामक संबंध, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब संक्रामक संबंध की डिफिनीशन ये कहती है कि अगर यानी यदि ए कामा बी क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, और बी कामा सी क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो आपको प्रूव करना है कि ए कामा सी क्रमित में विलांग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है, प्रूव होती है, तो यह संबंध हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। तो देखते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है। यहाँ पर मान कर चलेंगे कि माना ए कामा बी क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में। अगर ए कामा बी क्रमित में विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन प्राप्त हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका बी कामा सी क्रमित में विलांग कर जाएगा दिए गए रिलेशन आर में, तो कंडीशन प्राप्त हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आई बात समझ में। अब इसको अगर समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो जरा गौर से सोचिए कि जब ए कामा बी क्रमित में विलांग करता था दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब बी कामा सी क्रमित में विलांग करता था दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हमें ए कामा सी क्रमित में दिखाना है कि विलांग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कंडीशन अगर प्रूव हो जाए तो ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों समीकरणों को किसी भी तरीके से सॉल्व करें, किसी भी तरीके से, तो पहले बी तो हमें हटाना पड़ेगा। तो बी हटाने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। और जैसे ही समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई बात समझ में। बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इक्वल टू, जैसे से इसको आप घटाओगे, इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 0। क्या आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ ना। जब ये नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ए कामा सी क्रमित में होगा वो बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। तो हम कह सकते हैं कि ए कामा सी जो होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन आर में। और जब ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, तो इस प्रकार लिखेंगे, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। और हमें क्या करना था, यहाँ पर यही प्रूव करना था कि यह जो संबंध है यह सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, सममित संबंध है, ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सतुल्य, सममित और संक्रामक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को लगा सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं दूंगा, मैं हिंट दे दूंगा। हमें पता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जरा इसको यहाँ पर रफ करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 9 में हिंट दिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए क्या कहता है कि यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में, यहाँ पर भी जो समुच्चय S है वो वास्तविक संख्याओं का है। ठीक है, इसमें एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू A कामा B क्रमित युग्म सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, तो दिखाइए कि R स्वतुल्य ना सममित है ना संक्रामक है। देखिए मेरी बात समझिए, अब ये स्वतुल्य क्यों है? स्वतुल्य मतलब A कामा A बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, है ना। और एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में आप चाहे देख लीजिए, अगर 1 कामा 1 रखें, एक एक वास्तविक संख्या है हमारी, तो 1 1 रखेंगे तो 1
लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, तो लेस देन या इक्वल टू में से एक कंडीशन प्रूव हो गई कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। अब कोई भी संख्या माइनस में भी रख कर देख लीजिए, -2 रखोगे, -2 का -2, तो ये आपका हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 4 देखिए बड़ा है ना -2 से, सत्य है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि a कामा a जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। अब ये सममित क्यों नहीं होगा, जरा ध्यान से देखिए। सममित इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडीशन a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप रख के देख लीजिए कोई भी मान, जैसे मान लीजिए a के स्थान पर आपने 1 ले लिया और b के स्थान पर आपने 2 ले लिया, ठीक है। तो अगर देखें तो इस कंडीशन में जब रखोगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a के स्थान पर 1 लेस देन इक्वल टू b के स्थान पर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 से बड़ा हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा करें हैं हम कि 4 लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या 1 4 से बड़ा होगा, नहीं होगा ना। तो इसकी विपरीत कंडीशन हमारी प्रूफ नहीं हो रही, इसलिए ये संबंध हमारा क्या होगा, ये संबंध हमारा सममित नहीं होगा। आई बात समझ में। और संक्रामक संबंध क्या नहीं होगा, इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हो कि यह संक्रामक संबंध नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए आपको क्या करना है, संक्रामक संबंध के लिए आपको लिखना है यदि वाली कंडीशन, कौन सी, a कामा b यदि बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो कंडीशन ये क्रिएट होगी, और b कामा c बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में तो b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, ये कंडीशन क्रिएट होगी। क्या इन दोनों कंडीशनों से हम ये दिखा सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा सत्य ही नहीं है कि a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर हो जाए। अब जब ऐसा सत्य नहीं है तो यह संबंध क्या हो जाएगा, ये संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। इस प्रकार दिया गया संबंध क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सतुल्य संबंध होगा, ना तो सममित होगा और ना ही संक्रामक होगा, ठीक है। इस प्रकार आपने प्रूव कर दिया कि यह रिलेशन हमारा क्या है, यह रिलेशन हमारा सतुल्य है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेना है, एज इट इज ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रश्नावली हमने समाप्त कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, मैं आपकी क्वेरी को पूर्ण तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।